नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी के भारत के। हाँ, वो समय जब मुगल सल्तनत की पकड़ मतलब ढीली पड़ रही थी। और पूरे देश में नई क्षेत्रीय ताकतें उभर रही थी। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी दौर की कहानी कहती है। हाँ, और हमारा मकसद है इन स्रोतों से समझना कि वो कौन सी अहम रियासतें थीं, उन्हें किसने खड़ा किया, उनकी खासियत क्या थी। बिल्कुल, ये वो दौर था जब भारत का नक्शा तेजी से बदल रहा था। और इन कहानियों में गजब की विविधता है। हाँ, कहीं मराठों की फौजी ताकत दिखती है तो कहीं अवध की नवाबी तहजीब। या फिर मैसूर में रॉकेटों का इस्तेमाल बहुत दिलचस्प है। चलिए मराठों से शुरू करते हैं। 1674 छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ, रायगढ़ उनकी पहचान बनी मजबूत फौज और मुगलों को सीधी चुनौती देने से। और ये सिर्फ दक्कन तक ही नहीं रुके। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका असर तो मध्य और उत्तर भारत तक फैला। ये दिखाता है कि मुगलों के खिलाफ एक बड़ी संगठित शक्ति खड़ी हो रही थी। उनकी सैन्य रणनीति भी काफी कारगर थी। हाँ, वो गुरिल्ला युद्ध वाली। अच्छा, हाँ। मराठों की फौजी ताकत से थोड़ा अलग पूरब में बंगाल का मामला था। हाँ, बंगाल सूबा 1717 में मुर्शिद कुली खान ने इसे संभाला। ये पहले मुगलों का एक प्रांत था, पर अब लगभग आजाद सा हो गया था। और बंगाल की ताकत उसकी अर्थव्यवस्था थी, है ना? बिल्कुल, गंगा डेल्टा की उपजाऊ जमीन, समुद्री व्यापार, इसने उसे बहुत अमीर बना दिया था। लेकिन विडंबना देखिए, यही अमीर सूबा सबसे पहले अंग्रेजों के कब्जे में आया। हाँ, 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद। फिर थोड़ा पश्चिम में चलते हैं, अवध। हाँ, 1722 सादत खान। हाँ, अवध की कहानी तो बिल्कुल अलग है। वहाँ सियासत से ज्यादा मतलब तहजीब, संगीत, शायरी, खाना, इन सब पर जोर था। फैजाबाद, फिर लखनऊ, ये बड़े केंद्र बन गए। हाँ, एक तरह से कला और संस्कृति का द्वीप सा बन गया था अवध, चारों तरफ की राजनीतिक उथल-पुथल के बीच। शायद ये उनकी पहचान और वैधता का जरिया भी रहा हो। लेकिन आखिर में 1856 में इसे भी अंग्रेजों ने मिला लिया। हाँ, वो तो हुआ। अच्छा, अब दक्षिण भारत की तरफ देखें। हैदराबाद 1724 निजामुल मुल्क आसफ जा प्रथम। हाँ, और हैदराबाद की खासियत थी उसका टिकाऊपन। ये रियासत 1948 तक मतलब आज़ादी के बाद तक अपनी एक अलग पहचान बनाए रखने में कामयाब रही। और वास्तुकला, उसका भी जिक्र आता है। बिल्कुल, मुगल और दक्कनी शैलियों का मिला-जुला असर दिखता है वहाँ की इमारतों में। दक्षिण में ही एक और जबरदस्त ताकत थी मैसूर। हाँ, मैसूर 1761 के आसपास हैदर अली ने इसे मजबूत किया। और उनके बेटे टीपू सुल्तान रॉकेटों वाले। हाँ, ये बहुत अहम बात है। टीपू ने युद्ध में रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल किया। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे की सोच थी। इसने अंग्रेजों को भी चौंकाया था। तो ये दिखाता है कि भारतीय रियासतें सिर्फ बचाव नहीं कर रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नई सैन्य तकनीकें भी अपना रही थीं और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दे रही थीं। कम से कम 1799 तक तो दी। और अब उत्तर पश्चिम में चलते हैं। सिख साम्राज्य 1799 महाराजा रणजीत सिंह, लाहौर राजधानी। हाँ, महाराजा रणजीत सिंह ने बिखरे हुए सिख मिसलों को एकजुट किया और पंजाब में एक ताकतवर राज कायम किया। उनकी फौज और प्रशासन दोनों मजबूत माने जाते हैं। बिल्कुल, एक अनुशासित आधुनिक फौज थी और प्रशासन भी काफी व्यवस्थित था। ये राज्य बनाने का एक अलग ही मॉडल था। तो ये तो हुए बड़े खिलाड़ी, लेकिन इनके अलावा भी कई और रियासतें थीं जो इस दौर में अहम थीं, है ना? हाँ, बिल्कुल थी। जैसे दक्षिण में ही त्रावणकोर को देखिए। मार्तंड वर्मा ने 1741 में कोलाचल की लड़ाई में डचों को हराया। अच्छा, ये तो बड़ी बात थी, यूरोपीय ताकत को हराना। हाँ, इसने दिखाया कि ये मुमकिन है। फिर राजपूताना में पुरानी रियासतें थीं, जयपुर, उदयपुर, वो अपनी संस्कृति बचाने में लगी थीं। जयपुर का तो खास जिक्र करना होगा, सवाई जयसिंह द्वितीय। हाँ, भारत का पहला योजनाबद्ध शहर, वो ग्रिड पैटर्न वाला, और जंतर मंतर वेधशालाएं। खगोल विज्ञान में उनकी रुचि गजब की थी। और मध्य भारत में वहां भी मराठा सरदारों ने अपने इलाके बनाए, जैसे बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोंसले। ये भी काफी ताकतवर थे अपने अपने क्षेत्रों में। तो मतलब तस्वीर ये उभरती है कि जैसे ही मुगल सत्ता कमजोर पड़ी, पूरे भारत में अलग अलग तरह की ताकतें उठ खड़ी हुई। सही कहा। कोई फौजी ताकत पर जोर दे रहा था, कोई व्यापार और दौलत पर, तो कोई कला और संस्कृति पर। बिल्कुल। ये स्रोत हमें यही बताते हैं कि ये सिर्फ बिखराव का दौर नहीं था, ये नई क्षेत्रीय पहचानों का, अलग अलग आर्थिक व्यवस्थाओं का
और राजनीतिक प्रयोगों का भी दौर था। हर रियासत की अपनी कहानी थी, अपनी चुनौतियां, अपनी कामयाबियां। तो साफ है कि 18वीं सदी का भारत एक बेहद पेचीदा, हलचल भरा दौर था। कई स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र ताकतें मौजूद थी। हाँ, और ब्रिटिश राज कायम होने से पहले भारत की इस विविधता और जटिलता को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इन अलग-अलग राज्यों के अंदरूनी तनावट, उनकी आपसी दुश्मनी, दोस्ती और बाहरी ताकतों, खासकर अंग्रेजों से उनके रिश्ते, इन सबको समझना जरूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि आगे चलकर ब्रिटिश हुकूमत पूरे भारत में कैसे फैल गई। सही बात है। और हाँ, ये सोचने वाली बात तो है ही कि अगर इन भारतीय ताकतों में किसी तरह का तालमेल बन पाता, तो शायद आज इतिहास कुछ और होता।